तो अभी तक हमने बात करी तक कोई भी बिगिनर जो है वो 2 तरीके की प्रॉब्लम फेस करता है, या तो उसके पास कॉन्सेप्ट में उतनी नॉलेज नहीं है कि वो 150 से 250 शब्द लिख पाए, या दूसरे तरीके की प्रॉब्लम वो फेस करता है कि उसको उस टॉपिक की इतनी नॉलेज है कि वो उसको कॉम्प्रीहेंड करके, ट्रिम करके, शॉर्ट करके उसको 150 शब्दों में लिख पाए। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि जैसे आपको लिखना है कमेंट ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुडरो विल्सन, या वेरी सिंपल आपको बोल दिया जाए कि पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी सिमिलैरिटी आप बताइएगा, और ये आपको कह दिया जाए कि आपको 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, तो या तो आपको उस टॉपिक के बारे में इतना पता है कि आप इसको 150 शब्दों में नहीं लिख पाओगे, या फिर आपको इतना कम पता है कि आप 150 शब्द तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो। प्रॉब्लम आपकी कोई भी हो सकती है, इट्स ओके। नॉर्मली हम इसी स्टेज से जो है स्टार्ट करते हैं। इट्स अ न्यू सब्जेक्ट, इट्स ओके। अगर आप शुरू के कुछ क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे, शुरू के कुछ आंसर्स को देखेंगे और लास्ट तक अगर आप पहुंचेंगे ना, तो आप देखेंगे कुछ बहुत कुछ जो है वो ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है। तो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैंने इसको ना पूरे लेक्चर को कुछ हिस्सों में बांटा है। तकरीबन 4 से 5 ऐसे पॉइंट हैं जो हमें स्टार्ट करने से पहले ध्यान में रखने चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आंसर राइटिंग के लिए, या ओवरऑल यूपीएससी के लिए भी अगर आप लिख रहे हो ना, तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं ना स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल देती हूँ कि आई थिंक 2019 या 20 की बात है। मैंने जस्ट जो है यूपीएससी फील्ड में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराना स्टार्ट किया था। तो ना बहुत सिंपल सा करंट अफेयर का क्वेश्चन था, जिसके ऊपर है ना, मतलब नॉर्मली दिया गया क्लासरूम के अंदर, सडनली आपको 10-15 मिनट का टाइम दिया था और उसके अंदर ना आंसर राइटिंग आपने करनी थी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। उस टॉपिक के बारे में हमने 10 मिनट पहले डिस्कस किया था, फिर स्टूडेंट को दिया गया कि आप इस टॉपिक के बारे में लिखिए। इवन यहाँ तक ऑप्शन दिया गया था कि आपके पास जो करंट अफेयर मटेरियल है उसको भी आप रेफर कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए। अब सबको पता था कि कोई बहुत अच्छा इसके अंदर नहीं लिख पाएगा, बट देर वॉज वन गर्ल जो बैठी रही। सब लिख रहे हैं, कोई बहुत घटिया लिख रहा है, कोई कम घटिया लिख रहा है, बट सब लिख रहे हैं। बट एक लड़की ऐसी है जो बस बैठी रही। ठीक है, तो पूरा जब सबमिट हुआ, 15 मिनट बीते, उससे भी पूछा गया कि आप बताइए आपने क्या लिखे, तो शी इज लाइक कि मैं स्टार्ट नहीं कर पाई, एंड देन शी स्टार्टेड टू क्राई। रोने लगी वो काफी लंबे टाइम तक। तो जब उससे पूछा गया कि क्यों ऐसा, क्यों आपको, तो मतलब जो टॉपिक आपने 10 मिनट पहले पढ़ा है उसके बारे में आप कम से कम 4 से 5 लाइन तो लिख ही सकते थे। चलो आपको 150 शब्द नहीं आते, 250 नहीं आते, भूल जाओ यूपीएससी के बारे में एक बार, लेकिन आप एक बार लिखो तो सही उस टॉपिक के बारे में, जितना आपको समझ में आए उतना आप लिखो। तो ये जो प्रॉब्लम है उसके सामने आई थी, एंड देन शी टोल्ड अस कि जो मेरे साथ प्रॉब्लम है वो यही है, मुझे पता सब कुछ है, मैं अपने दिमाग में बहुत अच्छा फ्रेम कर लेती हूँ, बट जब बात लिखने की आती है, जब बात इसको पेपर पे उतारने की आती है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो उसको फिर हमने धीरे धीरे जो उस पे काम किया, एंड देन धीरे धीरे जो है हैबिचुअल उसको बनाया किस तरीके से आंसर राइटिंग के बारे में। और मुझे लगता है ये एक एस्पिरेंट की नहीं, नॉर्मली हर एस्पिरेंट के साथ नॉर्मली यही प्रॉब्लम होती है शुरू करते टाइम, कि माइंड में आपको समझ में आ रहा है, लेकिन माइंड में है उस चीज के एक्सप्लेन करने के लिए या तो आपके पास प्रॉपर वर्ड्स नहीं है, या फिर आपके पास वो कैब नहीं है, या आपको उसकी कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसी स्टेज से लेकर के हम उस स्टेज तक पहुंचेंगे जहां आपको आंसर राइटिंग के बारे में ढेर सारी चीजें पता है। एटलीस्ट अगर आपके सामने कोई रैंडम टॉपिक भी थ्रो किया जाए, रैंडम क्वेश्चंस भी थ्रो किए जाएं, तो भी आप उनको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ओके, सो फर्स्ट सेगमेंट में हम जानेंगे इसमें कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग। कई ऐसे महानुभव होते हैं, प्री का एग्जाम देते हैं, क्वालिफाई भी कर जाते हैं, और क्वालिफाई जब कर जाते हैं उसके बाद में आंसर राइटिंग करने बैठते हैं। आई नो 1 और 2% एस्पिरेंट जो इस साल का पेपर देने वाले हैं 2024 का, और जिन्होंने आंसर राइटिंग जो है वो प्री का रिजल्ट आने के बाद में करी है, तो उनका सिलेक्शन का जो चांस है, प्रिलिमिनरी तो उन्होंने क्लियर कर लिया, बट सिलेक्शन का चांस मेंस में होने का कम हो जाता है, अटक जाने का चांस ज्यादा होता है। इसीलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो आपको एक हैबिचुअल बनाती है, साथ ही साथ आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेकर के भी फेमिलियर बनाती है। मेरा ये पर्सनली मानना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर आप सिंसियर प्रिपरेशन करते हो ना, तो आप 80 to 90% क्वेश्चन को पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हो। उसके लिए आपको हेल्प चाहिए प्रैक्टिस की, प्लस हेल्प चाहिए आपको जो हमारे सिलेबस है बुकलेट के अंदर। मैंने ना सिलेबस ब्रेकडाउन की पूरी एक पीडीएफ बना रखी है, उसको देखिएगा, उसके अंदर सारा सिलेबस मेंशन है। अगर आप उन सारे टॉपिक को प्रिपेयर करके जाते हैं तो आप फाइनल मेंस में जो ऑप्शनल का पेपर होता है उसमें 80 to 90% जो है क्वेश्चन तैयार करके जा सकते हैं। ठीक है,
सो मेंस एग्जाम में ना सिर्फ ये नहीं होता कि आपको कितना पता है, इट्स लाइक ना वही वो लड़की वाली स्टोरी कि मेरे दिमाग में तो है पर मैं उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पा रही, मैं उसको पेपर पे लिख नहीं पा रही। यहाँ पर आपको लिमिटेड टाइम में एक ढंग का आंसर लिखना होता है जो आपसे पूछा गया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी आपके आपसे किस प्रकार के स्किल, किस प्रकार का कैलिबर या एटीट्यूड आपसे एक्सपेक्ट कर रही है। आपसे कोई जर्नलिस्टिक एटीट्यूड नहीं चाहिए उसको, उसको चाहिए जो आगे जाकर के एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनने में आपकी मदद करे, और वो तभी होगा जब आप कम शब्दों में सारी बात कहना सीखोगे। आंसर राइटिंग इज नथिंग बट आप कम से कम वर्ड्स का यूज करके जो पूछा गया है उसको आप आंसर कर रहे हो, उसका आप जवाब दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस है वो इसी पे होगा कि हम स्ट्रेटेजिकली आंसर राइटिंग को कैसे अप्रोच करें ताकि हम अपने मार्क्स को बढ़ा पाए। ओके, सो लेट्स फोकस वन बाय वन ऑन फ्यू थिंग्स जो आपको ध्यान में रखनी है आंसर राइटिंग के लिए। सबसे पहले बहुत सिंपल रूल्स पे चलते हैं। एक तो गोल्डन रूल है लाइफ का, आंसर राइटिंग पे भी अप्लाई करना। व्हेन क्वेश्चंस आर सिंपल डोंट मेक देम कॉम्प्लेक्स, व्हेन लाइफ इज सिंपल डोंट मेक देम कॉम्प्लेक्स, है ना, चीजें सिंपल हैं, व्हेन लाइफ इज सिंपल डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो नेचर ऑफ क्वेश्चंस, सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन सामने आया उसको रीड करो। रीड करने के बाद में आइडेंटिफाई करो कि उसमें किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, वो बात की बात है किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। वुड्रो विल्सन से है, इंपॉर्टेंस है, इवोल्यूशन है, फ्रेडरिक टेलर से है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ट्रेनिंग के ऊपर है, रिक्रूटमेंट है, पब्लिक पॉलिसी है, टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, पेपर 2 में कोई टॉपिक हो सकता है। आइडेंटिफाई द थीम ऑफ द क्वेश्चन। नेचर ऑफ क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन की थीम को समझना होगा, और थीम को जैसे ही आपने समझ लिया, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए पूछा गया है एनपीए के ऊपर ही, तो अब आपका नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो ये समझना कि एनपीए में क्या पूछा गया है। एनपीए में आपसे क्या पूछा गया है। एनपीए में मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस पे बात करी गई है, एनपीए के क्रिटिसिज्म पूछे गए हैं, एनपीए के सिग्निफिकेंस पूछे गए हैं, एनपीए का बेसिकली कौन कौन से जो स्कॉलर्स थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था वो पूछा गया है, क्या एनपीए अपने आप में एक पैराडाइम शिफ्ट था ये पूछा गया है, पूछा क्या गया है, किस टॉपिक से पूछा गया है और क्या पूछा गया है। तो अलग अलग बातें होती है, ध्यान रखना। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि हम टॉपिक को पकड़ लेते हैं लेकिन क्या पूछा गया है एग्जैक्टली वो हमें समझने में दिक्कत होती है। नॉर्मल हर एस्पिरेंट ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करता है कि मुझे टॉपिक समझ में आ गया बट मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस टॉपिक से क्या पूछा गया है। और इसका बहुत बड़ा रीजन होता है लैंग्वेज, बहुत बड़ा रीजन होता है लैंग्वेज। कैसे, कोई ना कोई वर्ड ऐसा होगा, ध्यान रखना जब भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कोई ना कोई शब्द ऐसा होगा जिसका आपको लिटरल मीनिंग नहीं पता, कोई ना कोई वर्ड ऐसा होगा जिसका आपको मतलब ही नहीं पता। फिर आप उस क्वेश्चन को कितनी ही बार रीड कर लें, कहीं ना कहीं आप उस क्वेश्चन को ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो आपका फर्स्ट टास्क होना चाहिए टॉपिक को आइडेंटिफाई करना, थीम को ढूंढना, उसके बाद में क्या पूछा गया ये ढूंढना, एंड देन कोई वर्ड ऐसा तो नहीं है जिसका मुझे मीनिंग ना पता हो, जिसका मुझे अर्थ ना पता हो, वो आप आइडेंटिफाई करिए कि कोई ना कोई ऐसा मीनिंग, कोई ऐसा वर्ड, कोई वोकैब, कोई टर्म, कोई कॉन्सेप्ट ऐसी तो नहीं है जो मुझे आती ना हो, उसको आइडेंटिफाई करिए। और ये चीज हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर ही इसके ऊपर काम करेंगे। राइट, यहाँ तक हो गया। एंड देन फिर हम जो भी हमारे डायरेक्टिव वर्ड होते हैं, कमेंट, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, उसके ऊपर हम फोकस करते हैं, वो हमें अप्रोच में हमारी मदद करता है। ठीक है, किस तरीके से हमें इसको अप्रोच करना है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो टॉपिक है ना, ये आपकी बाउंड्री है, आपको लिखना है तो आपको इस टॉपिक के दायरे में रह करके ही लिखना होगा। आप मेन जो थीम है उससे नहीं डाइवर्ट हो सकते। हाँ, उस थीम में क्या पूछा गया है उससे थोड़ा बहुत डाइवर्ट हो सकते हैं, भी नहीं पता, नहीं पता तो नहीं पता, लेकिन मेन जो टॉपिक है उससे डाइवर्ट मत होइएगा। जो मेन टॉपिक पूछा गया है उस पर ध्यान दीजिएगा। एनपीए के क्रिटिसिज्म अगर पूछे गए हैं तो एनपीए के बारे में भी तो लिखिए, टॉपिक के बारे में लिखिए। क्रिटिसिज्म अगर नहीं भी पता हो, एक दो क्रिटिसिज्म लास्ट में आप ऐड कर सकते हैं, नहीं भी पता हो तो भी इट्स ओके, एटलीस्ट एनपीए के बारे में भी तो लिखिए। उसके बाद में कुछ डेवलपमेंट हुई, एक दो पॉइंट उसके बारे में लिख दीजिए। यहाँ ये आपकी बाउंड्री सेट करता है टॉपिक, इससे बाहर आपने नहीं जाना है। ठीक है, ये चीज है। सेकेंड
जो आपने ध्यान रखनी है वो ये कि हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही यूनिक होता है। ठीक है, यूनिक कैसे? हर एक क्वेश्चन यूपीएससी के 15 सालों के 10 सालों के पेपर उठा के देख लीजिएगा, अगर उन्होंने एक ही थीम पे 2 क्वेश्चन भी पूछे हैं ना, 2 अलग-अलग टाइम पे भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो दोनों क्वेश्चन भी सिमिलर नहीं है। टॉपिक सेम हो सकता है, थीम डिफरेंट होगी, थीम अगर सेम मिली, लैंग्वेज डिफरेंट होगी, लैंग्वेज भी अगर सेम मिली तो डायरेक्टिव डिफरेंट होगा, उसके ऊपर क्रिटिकली एनालाइज, इवैल्यूएट, डिस्कस, कमेंट कुछ भी हो सकता है, बट क्वेश्चन डिफरेंट होगा। सो एवरी क्वेश्चन इज यूनिक। आने वाले सीरीज में हम ये भी देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपने कैसे टैकल करना है। आज हमारा एक ओवरऑल जनरल सेशन है, तो हर एक क्वेश्चन अपने कंटेंट में, अपने डायरेक्टिव में अलग होता है। डायरेक्टिव लाइक डिस्कस, एनालाइज, क्रिटिकली इवैल्यूएट एंड और दिस थिंग्स। तो आपको कैसे फोकस करना है, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको टॉपिक पे ध्यान देना है, फिर उसमें से क्या पूछा गया उस पर फोकस करना है, बट सारा का सारा फैक्ट नहीं थ्रो करना है कि मुझे तो पता है एनपीए जो है वो 1968 से स्टार्ट होता है और मिनोब्रू कॉन्फ्रेंस थी, फर्स्ट हुई थी मिनोब्रू कॉन्फ्रेंस, यहाँ से यहाँ स्टार्ट हुई, ये सारी चीजें आपने एक्सप्लेन कर दी, बट आप एक्चुअल जो थीम थे उससे कहीं ना कहीं जो है आप डाइवर्ट हो रहे हैं, उसका आपने थोड़ा सा जो है ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एक फैक्ट्स का यूज फैक्ट की हेल्प लेनी है, बट बहुत ज्यादा फैक्ट पे भी रिलाई नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पे भी आपने ध्यान रखना है, और आपने ध्यान रखना होगा कि आपका जो आंसर है वो बहुत ज्यादा फैक्ट्स को ही एक्सप्लेन ना करता हो। फोकस ऑन व्हाट एग्जैक्टली एग्जामिनर इज ट्राइंग टू आस्क, क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। ओके, एंड ये ना अंडरस्टैंडिंग आपको धीरे धीरे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के साथ आपको आ जाएगी, उसमें डरने की जरूरत नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द नुएंसेस, छोटी छोटी चीजें। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन आंसर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंट बहुत अच्छा है बट आपने स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया तो कैसे? ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर में 3 मेन एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से? इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये जो पैटर्न है जरूरी नहीं कि ये बहुत ज्यादा रिजिडली फॉलो किया जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पैटर्न इज नॉट रिजिड, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, पैटर्न डिपेंड करता है नेचर ऑफ क्वेश्चन पे, नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा है उसके हिसाब से पैटर्न चेंज होगा। पैराग्राफ यूज कर रहे हो, बुलेट पॉइंट यूज कर रहे हो, डायग्राम यूज कर रहे हो, फ्लो चार्ट है, किस टाइप का आपने लिखना है, दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो दिस पैटर्न इज नॉट रिजिड, इट्स अ काइंड ऑफ नॉर्म, एक तरीका है लिखने का, ध्यान रखिए। सो सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, देन बॉडी पार्ट, देन कंक्लूजन। हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन, के ऊपर भी हम आगे और भी बात करेंगे डिटेल में, बट इन जनरल हाउ टू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। तो आपने जो मेन टॉपिक फाइंड किया था, जो नेचर ऑफ क्वेश्चन को समझते टाइम आपने जो मेन टॉपिक फाइंड किया था, ट्राई टू फाइंड द की टर्म्स इन दैट, जो की टर्म्स आपको मिले। जैसे मैं वापिस एक ही टॉपिक को लेके आपको एग्जांपल दे रही हूँ, हम बात कर रहे थे एनपीए के ऊपर, और एनपीए में मान लीजिए पूछ लिया आपसे क्रिटिसिज्म, तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट करेंगे आप एनपीए को डिफाइन करने से, डोंट जंप इनटू द क्रिटिसिज्म डायरेक्टली। डिफाइन एनपीए, हाउ एनपीए स्टार्टेड, उसके बारे में बात करिएगा, या उसका कोई कॉन्टेक्स्ट दीजिएगा। एनपीए का कई बार हमें एग्जैक्ट वो नहीं पता होता, डेफिनेशन याद नहीं आती, तो कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो कि 1960s पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक पैराडाइम शिफ्ट आता है, या एक नया चेंज आता है, एक नया इनिशिएटिव लिया जाता है, दैट इज नोन एज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। काफी चेंज आया उसके बाद में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक नया आउटलुक देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आप पूरे टॉपिक को थोड़ा सा क्रिस्प रखिए, टू द पॉइंट बात करनी है, और इंट्रोडक्शन 2-3 लाइनों से ज्यादा मत बनाइए। ठीक है, 2-3 लाइनें भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं, मतलब 2-3 लाइनें तो बहुत ज्यादा नहीं है, बट अगर आप 5-6 लाइनों तक अगर इसको खींच रहे हैं ना इंट्रोडक्शन को, तो आपका बाकी जो क्वेश्चन आंसर होगा ना वो अनस्ट्रक्चर्ड, अनबैलेंस्ड सा नजर आएगा। सो 2 to 3 लाइन्स आर मोर देन सफिशिएंट, और ये कैसे होगा, ये आप धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वो चीज आती जाएगी। देन कम्स द बॉडी पार्ट, ये कैसे होता है? तो यहाँ पे ज्यादातर जो हमारा एनालिसिस का काम है वो जो बॉडी पार्ट है वहीं पर होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्मली होता है ना, हम सब हेडिंग डालते हैं, सब हेडिंग डाल के हम आंसर्स लिखने की कोशिश करते हैं। तो जो बॉडी पार्ट है उसको जितना आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ध्यान रखना कि जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होता है ना, ज्यादातर ये पैराग्राफ में होता है, ज्यादातर केसेस में पैराग्राफ फॉर्मेट में होता है।
और जो बॉडी पार्ट है इसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप बुलेट पॉइंट यूज कर सकते हो, आप पैराग्राफ यूज कर सकते हो, आप फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो, आप डायग्राम को यूज कर सकते हो, आप कोई टेबल बना सकते हो। तो बॉडी पार्ट में आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए काफी कुछ है, एक बैलेंस होना भी जरूरी है। तो आप इसको डिफरेंट सेक्शन बुलेट पॉइंट में बता सकते हो, डिफरेंट एस्पेक्ट पे डिस्कस कर सकते हो। कहीं पर भी ये नजर नहीं आना चाहिए कि क्वेश्चन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, आप दूसरे एस्पेक्ट को टैकल ही नहीं कर रहे हो। सब हेडिंग, डायग्राम, फ्लो चार्ट जहां पर जरूरी हो वहां पर आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हमेशा आपको नॉर्मली कंक्लूजन मीन्स व्हाट, कंक्लूजन कैसा होगा डिपेंड करता है अगेन नेचर ऑफ क्वेश्चन पे, ठीक है। नेचर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से कंक्लूजन डिपेंड करता है। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम वे फॉरवर्ड मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के ऊपर है, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में हम वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। अगर हमें बताना है किसी पर्टिकुलर कोई चेंज हुआ था उसका वो हमें समराइज करना है, तो वहां पर हम कंक्लूड करेंगे उसके 2-3 लाइनों में समरी देकर के कि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा, ये चीज रेलेवेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, किसी थिंकर का कॉन्ट्रीब्यूशन आपसे पूछ लिया जाए, तो उसको कैसे कंक्लूड करोगे? कंक्लूड करोगे उनके कंट्रीब्यूशन से और उनका आज भी रेलेवेंस क्यों है। वहां पर आप वे फॉरवर्ड नहीं दे सकते, ये नहीं कह सकते कि हेनरी फयोल का जो है यहाँ पर कुछ कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, बट नॉर्मली ये है कि आप उसमें वे फॉरवर्ड में, आप थिंकर वाले कॉन्टेक्स्ट में वे फॉरवर्ड नहीं मेंशन कर सकते। नॉर्मली उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका जो रेलेवेंस है वो आप यूज करते हो। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आप फॉलो करिए, ठीक है। आप बुलेट पॉइंट कहाँ पर मेंशन कर रहे हैं और पैराग्राफ कहाँ पर मेंशन कर रहे हैं? जहां पर आपको फैक्ट्स ज्यादा यूज करने हैं, आपको डिफरेंट पॉइंट्स बताने हैं, वहां पे बुलेट पॉइंट का यूज करिए। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि आप कोई आइडिया के बारे में, कोई कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे कोशिश करिए कि आप पैराग्राफ यूज कर पा रहे हैं। सब हेडिंग डाली, वहां पे आपने 3 से 4 लाइन में आपने पैराग्राफ बना दिया। बुलेट पॉइंट इज इजी, थोड़ा सा आसान रहता है, और कई बार यूपीएससी में टाइम इज ऑल्सो ए बिग फैक्टर। तो बुलेट पॉइंट में लिखना थोड़ा सा टाइम के हिसाब से भी ज्यादा वायबल है, अप्रोप्रिएट है। इसलिए ज्यादातर जो टीचर्स हैं वो आपको गाइड करते हैं, ज्यादातर जो मेंटर है वो कहते हैं कि बुलेट पॉइंट में लिखो। ओके, तो ये 3 चीजें हैं जो आपने ध्यान रखनी पड़ेगी स्ट्रक्चर ऑफ एन आंसर पे। नाउ कम्स द रोल ऑफ प्रैक्टिस। अब ये मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है। प्रैक्टिस से शुरू में आप एक क्वेश्चन को लिखने में 15 मिनट 20 मिनट ले रहे हो, आपको आइडिया भी नहीं है, बट धीरे धीरे क्या होता है, आप अपने टाइम लिमिट के अंदर लिखने की कोशिश करो, जो वर्ड काउंट है उसके ऊपर रहो, वोकैबुलरी डेवलप करने की कोशिश करो, टाइम टू टाइम रिवाइज करो, और डेली प्रैक्टिस करो। डेली प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस करो, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस आप मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज स्लाइटली अ टेक्निकल सब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, स्लाइटली एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, डेफिनेटली है। तो यहाँ पर आपको इसकी वोकैब को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा इसके थोड़ी बहुत बुक भी एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ सकती है, थोड़े न्यूएंसेस समझने पड़ेंगे, जो मॉडल आंसर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे उसके साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे आप जा करके प्रैक्टिस के थ्रू आंसर राइटिंग में और बेहतर होते जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? टाइम इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर, क्योंकि आपने नॉर्मल, या हम कह सकते हैं एवरेज, नॉर्मल भी वर्ड सही नहीं होगा, एवरेज आंसर्स लिखे, बट आपने सारे के सारे आंसर्स जो है वो लिखे। ऑन दी अदर हैंड दूसरा एस्पिरेंट है जिसने कुछ आंसर्स तो बहुत अच्छे लिखे, कुछ एवरेज आंसर्स लिखे, लेकिन लास्ट में जाते जाते 2 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रहे। आपको क्या लगता है कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा? ऑब्वियसली जिसने एवरेज आंसर्स लिखे हैं लेकिन सारा अटेम्प्ट करा पेपर। पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, ये भी आंसर राइटिंग के अंदर ही आता है। आंसर राइटिंग में स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं, अब मैं आपको 3 दिन दे दूं किसी आंसर को लिखने में तो आप बहुत अच्छे स्ट्रक्चर बना के ले आओगे, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द राइटिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, बट इट इज ऑल्सो अबाउट राइटिंग इन अ लिमिटेड टाइम। लिमिटेड टाइम, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट उसमें खत्म करना है आप। नॉर्मली 250 वर्ड का मतलब, सॉरी, मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का आपके पास टाइम होता है, 3 आवर्स मतलब 180 मिनट्स। नॉर्मली 20 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं। कितना टाइम है आपके पास? ज्यादा टाइम नहीं है जिसमें से आपको कभी वो कुछ आप लगातार 3 घंटे आप भी नहीं लिख सकते, कई बार हाथ दर्द करने लग जाता है, फिर कुछ फॉर्म वगैरह आ जाता है, कुछ थोड़ा बहुत एकेडमिक वर्क हो गया, भाई 5-4 मिनट नॉर्मली चले जाते हैं। तो आपको बहुत लिमिटेड टाइम में इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और एक जो अलग ही फियर होता है ना यूपीएससी के लिए लिख रहे हैं,
वो फियर एक नेक्स्ट लेवल का होता है। तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना होता है कि हम टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हैं। ये चीज आप प्रैक्टिस करिए। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? तो स्टार्टिंग में आंसर राइटिंग जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए आप इसको 7 से 9 मिनट के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करिए। मैक्सिमम 9 मिनट्स। धीरे धीरे इस टाइम को कम करने की कोशिश करिए। 9 मिनट खत्म होते ही इसको स्टॉप, जितना लिख दिया लिख दिया। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको और भी कम 6 मिनट 7 मिनट के अंदर लेके आ सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि 2 मिनट में क्या ही फर्क पड़ रहा है या 30 सेकेंड्स में क्या फर्क पड़ रहा है। तो बहुत 30 सेकेंड में आप एक क्वेश्चन को रीड करके उसकी स्ट्रक्चर की आप एक आउटलाइन बना सकते हैं। स्ट्रक्चर की आउटलाइन की मुझे इसमें क्या क्या लिखना है 30 सेकेंड्स में। 30 सेकेंड्स जब वो क्लॉक टिक करती है ना, वो अपने आप में 30 सेकेंड्स बहुत होते हैं। इसीलिए रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी मिनट। ईच एंड एवरी मिनट 15 मिनट दिए हैं, 45 मिनट दिए हैं, 30 मिनट है, हर एक मिनट की कदर करो और उसको कम करने की कोशिश करो। परफेक्शन विद टाइम होना चाहिए। और अगर आप 15 मार्क का क्वेश्चन लिख रहे हो तो आप 10 से 12 मिनट जो है वो एलोकेट करो। धीरे धीरे आपकी ये जो हैबिट है वो अच्छी होती जाएगी, प्रैक्टिस और बढ़िया होती जाएगी। ठीक है? क्या गलतियां हम दोहराते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं नॉर्मली, कि कौन कौन से ऐसे मिस्टेक हैं जो हमें अवॉइड करने की जरूरत है। ठीक है? कौन कौन सी है? सबसे पहले हमें डायरेक्टिव्स को बहुत अच्छे से समझना होगा। अगर हम डायरेक्टिव को यानी कि क्या लिखा गया है, कमेंट है, क्रिटिकली इवेलुएट है, कि क्या पूछा क्या गया है। रिमेंबर टॉपिक में क्या पूछा गया है, टॉपिक में कौन से सेगमेंट के बारे में पूछा गया और किस तरीके से पूछा गया है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आप डायरेक्टिव को समझिए, देन डोंट ओवरराइट। देखो इट्स नॉर्मल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आप अवॉइड करना चाहेंगे। लेट मी टेल यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आप मुझे थ्योरी वाला पोर्शन देते हो तो मैं 3 घंटे आराम से उसको लिख सकती हूँ। बट अगर आप मुझे बहुत ज्यादा फैक्ट्स वाला पोर्शन देते हो, लाइक इंडियन गवर्नमेंट का अगर आप पोर्शन मुझे देते हो, खास करके लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, तो मुझे मेरे लिए वो लिख पाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जो टॉपिक मुझे आते हैं, ज्यादा अच्छे से आते हैं, मैं जिनमें कंफर्टेबल हूँ, वहां पे ओवर राइटिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। 250 वर्ड लिमिट क्रॉस करना, या कई बार क्वेश्चन हमें लगता है बहुत इजी है तो हम इररेलेवेंट भी लिखने लगते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी होगी। आपका आंसर जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, कंक्लूजन वीक नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट इज दैट एमिंग फॉर परफेक्शन। You can't write perfect answers. Nobody can write perfect answers. अगर आप एक प्रोफेसर को दोगे, 2 बार लिखवाओगे सेम क्वेश्चन को, he will also write in a different way. आपको आपकी लिमिटेशन का पता होना चाहिए। परफेक्शन इन द सेंस कि मैं एकदम बेस्ट आंसर लिखूं, पॉसिबल नहीं है। एक एवरेज, एक बैलेंस्ड, एक स्ट्रक्चर्ड आंसर आपने लिखने की कोशिश करनी है कि मैंने थीम को हमेशा मैच किया है। मैं देखो फॉर एग्जाम्पल मैं इवेलुएट कर रही हूँ या कोई और इवेलुएट कर रहा है आपके क्वेश्चन को, तो मैं जब उस क्वेश्चन को देखती हूँ ना, ह्यूमन फैक्टर इज ऑलवेज देयर। जस्ट रिमेंबर, ह्यूमन फैक्टर इज ऑलवेज देयर। मैंने जैसे ही उस क्वेश्चन को रीड किया, मेरे मन में उसके लिए एक स्ट्रक्चर उभर करके आई और मेरा खुद का उस टॉपिक को लेकर के खुद का एक आइडिया है कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है। आपने अपने हिसाब से बहुत बेस्ट लिखा, बट आपका आंसर मेरे आइडिया में फिट नहीं हो रहा। मैं इवेलुएट कर रही हूँ, गलतियां हुई, मार्क्स कम आएंगे। ठीक है? तो आपने तो अपने हिसाब से परफेक्ट लिखा है, सामने वाले के माइंड में भी ये ह्यूमन फैक्टर है, इट वर्क्स। आपको लगेगा कि नहीं नहीं कोई स्ट्रक्चर तो होगी सबका, मतलब यूपीएससी कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स ऐसे देता होगा जिसके हिसाब से प्रोफेसर चेक करते होंगे। बट ट्रस्ट मी, उनका अपना ओपिनियन भी कहीं ना कहीं, अगर हम भी चेक करेंगे आप भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका अपना जो बायसनेस है वो उसके अंदर आएगा ही है। सो डोंट एम फॉर परफेक्शन, डोंट एम फॉर परफेक्ट स्ट्रक्चर, डोंट एम, हाँ यू कैन से कि इम्प्रूव करना है, परफेक्शन की तरफ बढ़ना है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई विल राइट द परफेक्ट आंसर्स और उसी के लिए मुझे एफर्ट करना है। वो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वीक स्ट्रक्चर मीन्स जहां पे जैसे क्वेश्चन आ गया पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का, इसको आप बहुत अच्छे से टेबल फॉर्मेट में समझा सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपने पैराग्राफ लिखने स्टार्ट कर दिए। अब वो देखने में कितना लग रहा है कि स्ट्रक्चर्ड नहीं है आंसर। स्ट्रक्चर पे आप ध्यान। वीक कंक्लूजन, रिमेंबर आई टोल्ड यू कि कंक्लूजन जो है वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन कैसा है। प्लस अब इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा,
आपका क्वेश्चन कैसा है प्लस आपने बॉडी पार्ट में क्या लिखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन में बात करते करते हम कंक्लूजन में कुछ अलग ही निकल गए, कुछ अलग ही लेवल पे चले गए। आपका कंक्लूजन आपने जो 10 मिनट 15 मिनट उस टॉपिक के बारे में बात करी है उसके हिसाब से होना चाहिए। जैसे ये पूरा लेक्चर है, मैंने आधा घंटा ये पूरा लेक्चर आपको दिया और कंक्लूजन में कुछ बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सा निकालूं, तो आप क्या बोलेंगे, अरे भाई कंक्लूजन हम आधे घंटे से तो किसी और टॉपिक पे बात कर रहे थे और कंक्लूजन आपने कुछ और ही दे दिया, ये तो रेलेवेंट ही नहीं है। क्वेश्चन को हमेशा एक डायलॉग की तरह देखिएगा, हमेशा एक डायलॉग की तरह। आपको एक टॉपिक पे बोलना है, एक डायलॉग करना है और सामने वाले को उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है, ये ध्यान रखिएगा। सामने वाले को उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है, आपको भी उसके बारे में नॉलेज है, तभी आप वहां पे डिस्कस करते हो। कंक्लूजन, बॉडी स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन उस हिसाब से ही आपको रखना होता है। देन फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट, आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव करते हो, ओवरनाइट नहीं करते। एक दिन में आप एक्सपर्ट बन जाओगे कोई गारंटी नहीं है, 100 डेज के बाद में आप एक्सपर्ट बन जाओगे, इसके थोड़े बहुत चांसेस हैं। और एक्सपर्टीज हासिल करने में वैसे बहुत टाइम लग जाते हैं। कहते ही हैं कि अगर आप एक फील्ड एक्सपर्ट बनते हो तो तकरीबन 15 से 20 साल लग जाते हैं एक फील्ड में आपको एक्सपर्ट कहलाने में। आप देखो ना, ग्रेजुएशन से लेकर के डॉक्टरेट और फिर आपको कितना टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस होता है, तब जाकर के आप कहलाते हो कि हाँ उस पर्सन को इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज होगी। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू हैव टू, यू कैन से, एक्सेल, लर्न, इम्प्रूव इन अ वेरी लिमिटेड टाइम। 100 डेज कुछ ज्यादा नहीं होते हैं, कितने हैं, हार्डली 16 वीक। कितने हैं 100 डेज, 16 वीक भी मैं ज्यादा बता रही हूँ 100 डेज के हिसाब से, बहुत ज्यादा है नहीं। 100 डेज इज लाइक 3.5 मंथ, इससे ज्यादा नहीं है 100 डेज। 3.5 महीने में पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना, उसको स्ट्रक्चर करना बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। बट यस, आपको आइडियाज आ जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, आपके पास एक मेथड होगा प्रैक्टिस करने का, एंड विद दैट यू कैन इम्प्रूव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना फीडबैक के आंसर राइटिंग करना कोई फायदा नहीं है, बस आप सेम चीज को रिपीट कर रहे हो। अनलेस एंड अनटिल यू गेट टू नो व्हाट इज लैकिंग, व्हाट इज योर मिस्टेक, तब तक आप उसको इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। ओके, तो उस चीज को पढ़ो, लिखो, इम्प्रूव करो, फीडबैक को जानो, एंड दैट्स हाउ यू कैन प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप जब आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हो उस टाइम पे आप ध्यान रख सकते हो। ऑब्वियसली हम अपने इस पूरे कोर्स के अंदर हर एक टॉपिक के ऊपर, हर एक छोटे से छोटे एस्पेक्ट के ऊपर मैं ध्यान दूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉपर इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जा सकता है, प्रॉपर कंक्लूजन कैसे हो सकता है, हर एक क्वेश्चन के हिसाब से कैसे चेंज करना है आपने। ठीक है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं है, तो हर उस चीज पे, हर उस एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जाएगा जो कमी हमें आपने नजर आएगी। ठीक है, तो यहां तक था ये ओरिएंटेशन क्लास, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल के बारे में, जो हम इस वीक में फॉलो करने वाले हैं उस शेड्यूल के बारे में। अगर यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।